collision and its different types. What is collision? The process in which two bodies collide with each other. ठीक है, कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड करती है उसे हम कहते हैं कि वो collision का प्रोसेस है. There are basically two types of collision, elastic collision and inelastic collision. With respect to the energy reference, अगर हम एनर्जी के रेफरेंस से बात करें तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ collision, इलास्टिक collision एंड इनइलास्टिक collision. ठीक है, और अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू with reference to direction, तो with reference to direction there are again two types of collisions, direct collision and oblique collision. ठीक है, इलास्टिक collision एंड inelastic collision जब हम विद रिस्पेक्ट टू या विद रेफरेंस टू एनर्जी बात करते हैं. जब हम विद रेफरेंस टू डायरेक्शन बात करते हैं तो फिर डायरेक्ट collision और oblique collision, ये दो टाइप्स होती हैं collision की. ठीक है, so with reference to energy there are two collisions, elastic and inelastic collision. What is elastic collision? Elastic collision in which kinetic energy and momentum is conserved. ठीक है, ऐसी collision का प्रोसेस जिसमें kinetic energy और momentum दोनों ही कंजर्व रहते हैं. ठीक है, कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि एनर्जी बिफोर मोमेंटम इक्वल हो एनर्जी आफ्टर collision. ठीक है, एनर्जी बिफोर collision जो है वो एनर्जी आफ्टर collision के इक्वल हो. सिमिलरली अगर मोमेंटम जो है टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर collision इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर collision तो हम कहते हैं कि उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. तो ये बेसिक कंडीशन है इलास्टिक collision की. अगर ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करती हैं तो हम कहते हैं कि वो जो collision है दैट इज द इलास्टिक collision. ठीक है, ये दो कंडीशन है मेन कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेंगे. जो एनर्जी मोमेंटम इनिशियली बॉडी के हैं आफ्टर collision भी वही एनर्जी मोमेंटम रहेंगे. ठीक है, एनर्जी मोमेंटम में कोई चेंज ना आए तो वो collision जो है वो इलास्टिक collision कहलाएगी. ठीक, इन इलास्टिक collision क्या होती है कि जिसमें सिस्टम की एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बट उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड इन इलास्टिक collision. The collision in which kinetic energy is not conserved but momentum is conserved. ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसकी एक क्लियर सी एग्जाम्पल है कि जब आप कोई बुलेट फायर करते हैं इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड तो वो जो collision होती है वो इनइलास्टिक collision होती है. ठीक है, जब आप किसी बुलेट को ब्लॉक ऑफ वुड में फायर करते हैं आप, ठीक है, तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है. जो बिफोर फायर एनर्जी थी आफ्टर फायर जो एनर्जी है वो दोनों डिफरेंट होंगी, इक्वल नहीं होंगी. तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी इस केस में, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनइलास्टिक collision. ठीक है, तो ये दो टाइप्स ऑफ collision थी, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक विद रेफरेंस टू द एनर्जी. नाउ विद रेफरेंस टू द डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ collision, डायरेक्ट collision एंड oblique collision. डायरेक्ट collision क्या होती है? When direction of motion of two colliding bodies is along the common normal at the point of contact. ठीक है, जब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है जो दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो जिस पॉइंट के ऊपर वो उनका कांटेक्ट हुआ है वो कोलाइड किए हैं जिस पॉइंट पर वहां पे अगर अलोंग द कॉमन नॉर्मल है तो फिर वो डायरेक्ट collision है. ठीक है, बट इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और टू बॉडीज is not along the common normal at the point of contact तो फिर वो collision जो है वो oblique collision कहलाएगी अगर वो उस कॉमन पॉइंट पे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कॉमन नॉर्मल के रॉन्ग नहीं है. What is a linear momentum and impulse? ठीक है, how we can relate both these quantities, मोमेंटम और इम्पल्स, उन दोनों में डिफरेंस क्या है. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं द लीनियर मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, मास का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम. ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज हियर v इज द वेक्टर. द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन इनटू सेकंड. ठीक है, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, आप इसका रेट ऑफ चेंज लें dp ओवर dt इज इक्वल टू m dv ओवर dt. तो dv ओवर dt किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन के. तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट फोर्स के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स. ठीक, इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. इसमें फोर्स को dt को आप इधर ले जाएं, फोर्स से मल्टीप्लाई करें f dt और इधर आपके पास सिर्फ dp रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें.
अब दोनों तरफ जो है इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के दरमियान जो है वो इसको इंटीग्रेट करें, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस ऑफ क्लेमेंट। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस क्या होंगी, यहाँ पे मोमेंटम पे इंटीग्रेशन है, मोमेंटम वेरी कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम पी आई टू सम फाइनल मोमेंटम पी एफ, और यहाँ पे जो टाइम पे लिमिट्स है दैट इज सम इनिशियल टाइम टी आई टू सम फाइनल टाइम टी एफ, इंटीग्रेट करें। अब चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी आई इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल एज इट इज रहने दें। So the left hand side of above equation is the simply the change in momentum, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सिंपली चेंज इन मोमेंटम है। द इंटेग्रल ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की राइट साइड पे जो इंटेग्रल है दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स, ये जो इंटेग्रल है ये कहलाता है इम्पल्स एंड इज डिनोटेड बाय जे, इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो जे इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। Here how we can relate the momentum and impulse. Change in momentum किसके इक्वल होता है, impulse के, ठीक है, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, J, that is the called the impulse, और impulse किसके इक्वल है, change in momentum, ठीक है। Now this equation shows how momentum, how impulse, the impulse from this equation tell us how much force and how long a force acts on a body to change its momentum, ठीक है। इसमें ये पता चलता है इम्पल्स से कि कोई फोर्स कितनी क्वांटिटी में और कितनी टर्म के लिए, कितने टाइम के लिए जो है किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए, ठीक है। सो बोथ मोमेंटम एंड इम्पल्स दे बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस एंड सेम यूनिट, ठीक है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम जो इम्पल्स के इक्वल होता है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होंगी और दोनों का यूनिट भी सेम होगा, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, ठीक। नाउ वी विल चेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अभी हम देखिए बात की थी पहले लास्ट यूक्लिडियन के केस में कि मोमेंटम कब कंजर्व होता है, कि जब बिफोर क्लिडियन और आफ्टर क्लिडियन मोमेंटम जो है वो सेम रहे, चेंज ना हो, तो हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व है, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। इसी चीज को तो हमने प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो उसके लिए देखिए the statement of law of conservation of momentum is this: the total momentum of an isolated system is conserved, and that's called the law of conservation of linear momentum. It means total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Let's take two objects with different masses m1 and m2, ठीक है, they are moving with velocities v1i, m1 object जो है वो v1 I velocity से move कर रहे हैं, m2 object is moving with velocity v2i, such that this velocity v1 is greater than velocity v2, m1 की जो velocity है वो m2 की velocity से greater है, ठीक है। After some time interval dt, both makes an inelastic plane and moves with velocities v1f and v2f. अब ये दोनों क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम इंटरवल इन दोनों ने क्या किया, आपस में कोलाइड किया, और आफ्टर कोलिजन जो है m1 की जो वेलोसिटी है वो v1f होगी और आफ्टर कोलिजन m2 की वेलोसिटी जो है वो v2f है। नाउ द इंपल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 इज, अब m1 के ऊपर जो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हमारे पास आ जाएगी F1 इज इक्वल टू dp ओवर dt। हम m1 के लिए कैलकुलेट करें, अभी m1 की सिर्फ बात करें, ये है dp चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा m1 के लिए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होगा, मास और इनिशियल वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर dt। सिमिलरली इंपल्सिव फोर्स इन मास m2, इसी तरह से m2 के लिए कैलकुलेट कर लें तो f2 आपके पास ये आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम किसका आना है, m2 का, m2 का फाइनल मोमेंटम माइनस m2 का इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ गया आपके पास। Now according to Newton's third law of motion, we know that the action and reaction forces are always equal and opposite in magnitude, ठीक है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ कि F1 और F2 जो है वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो हियर F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ठीक है। तो अब दोनों साइड्स को कंपेयर करें, F1 इज इक्वल टू माइनस F2,
F2 की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब इनको सिंपली जस्ट रीअरेंज करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको रीअरेंज कर लें इन इक्वेशन को। dt दोनों के डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपके पास रिमेनिंग, इसको जरा रीअरेंज कर लें, इस टर्म को इधर ले आए, ठीक है, और इसको इधर ले जाएं। तो ये देखें, अब दोनों साइड्स को चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2, ठीक है, दोनों बॉडीज का बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है ये वो है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ m2, यानी कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो देखिए दोनों मोमेंटम जो आपस में इक्वल है, बिफोर कोलिजन वाला मोमेंटम इक्वल है आफ्टर कोलिजन के मोमेंटम के। So this relation shows that the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision of an isolated system. And this is the statement of law of conservation of linear momentum. So next is elastic collision. Elastic collision in one dimension. The collision is elastic when kinetic energy and momentum both are conserved. दोनों जब कंजर्व होंगे, दोनों लॉज कंजर्व होंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जब दोनों वैलिड होंगे तो हम कहेंगे कि वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक। नाउ अगेन कंसीडर टू मैसेज m1 एंड m2। हमने कोई भी दो बॉल्स ले ली विद मैसेज m1 एंड m2, ठीक है, ये बॉल m1 है और ये बॉल सेकंड बॉल विद mass m2। they are moving with velocity v1i and m2 is moving with velocity v2i, such that again here the velocity of m1 is greater than velocity of m2। दोनों जो velocities हैं इनमें से v1 velocity जो है वो greater है v2 से। now after some time interval dt both makes elastic collision and moves with velocities v1f and v2f। after collision ये जो है before collision है। now after collision m1 जो है वो v1 velocity से मूव कर रहा है और m2 जो है वो v2f velocity से मूव कर रहा है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, अभी हमने प्रूव किया पीछे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज इस तरह से कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। नाउ वी विल चेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होल्ड करता है? तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1, ये जो फर्स्ट टर्म है दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 ऑब्जेक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, और दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी है और ये सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1, ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो है m1 ऑब्जेक्ट की जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ये वो है आफ्टर कोलिजन, प्लस दिस टर्म रिप्रेजेंट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऑफ ball m2, before collision kinetic energy and this is the after collision kinetic energy। तो 1/2 का फैक्टर ये सब में कॉमन है, इसको आप कॉमन बाहर लेके कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड पे, तो ये रिमेनिंग आपके पास इक्वेशन ये बचेगी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, ठीक है, जो v1 वाली टर्म्स है वो एक तरफ कर लें और v2 वाली टर्म्स जो है वो एक तरफ इकट्ठी कर लें, ठीक है, ये v1 आई है इसको भी इधर लें और इसको उधर ले जाएं, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ये आपके पास आ जाएगा। तो इनमें से m1 कॉमन वो निकाल लिया, इन दोनों टर्म्स में m2 कॉमन है वो आपने बाय निकाल लिया, ठीक है। अब इस पे सिंपली प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूल लगाएं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसको हमने जस्ट ये फैक्टराइजेशन की है इसकी, इसको इसके फैक्टर्स को हमने इसको फैक्टराइज कर लिए, ठीक है, इसी तरह से इसको भी फैक्टराइज कर लें, इसके दो फैक्टर बनेंगे v2f
यानी कि ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, सिंपल मैथ का रूल है, उसकी हमने फैक्टराइज किया है जस्ट सिंपली। तो इसको हम लेबल कर लेंगे इक्वेशन 1 है, और इसको हम लेबल कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इस इक्वेशन को, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 1 एंड 2 दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं। नाउ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन, अब हमने फाइंड करना है कि जो प्रोजेक्टाइल बॉडी थी आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी क्या है। यानी कि देखिए दोनों में से आप कोई एक बॉडी जो है वो जाके किसी दूसरी को हिट की है, फर्ज करें जी m1 जो है वो m2 को जाके हिट की है, तो ये जो हिट कर रही है ये प्रोजेक्टाइल होती है, और जो जिसको जाके हिट करी वो आपका टारगेट है, ठीक है ना, वट एवर। अब इसमें से टारगेट m2 है या प्रोजेक्टाइल जो है वो m1 है, ठीक है, इनमें से एक प्रोजेक्टाइल है और एक टारगेट है। तो हमने प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारा जो m1 बॉडी है, जो पहली बॉडी है m1 में, जो बॉल m1 है वो हमारा प्रोजेक्टाइल है, और जो सेकंड m2 है वो हमारा टारगेट है, ठीक है, यानी कि m1 ने जाके m2 को हिट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन क्या होगी, सिंपली जो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करें, जो इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर लें। तो ये अपने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे रिमेनिंग टर्म्स ये रह जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को m2 से, इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी m2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई है, ठीक है। इसमें से आपने 4 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस टर्म, ठीक है। इसको अब आपने रीअरेंज कर लेना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, इसको रीअरेंज करें, इसको आपने सॉल्व करना है v1f के लिए, ठीक है। v1f वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, v2i वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, तो यहाँ से आपके पास v1f फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी प्रोजेक्टाइल की इस इक्वेशन के, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा प्रोजेक्टाइल का आफ्टर कोलिजन, यानी कि m1 जो बॉल 1 थी उसकी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो ये होगी, यानी कि कोलाइड करने के बाद वो इस वेलोसिटी से मूव करेगी m1। नाउ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ टारगेट, टारगेट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। बिफोर कोलिजन तो हमें पता है, आफ्टर कोलिजन जो टारगेट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। नाउ अगेन डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगेन डिवाइड करें 1 और 2 को, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, इसको आपने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ये आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास टर्म बची। अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना m1 से, ठीक है, दोनों तरफ m1 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी और इधर भी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने m1 को इसको ओपन कर लें इक्वेशन को, ठीक है, m1 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, ये आपके पास इसको लेबल कर दें इक्वेशन 7, ठीक है। अब इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 1 को ऐड करें, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 7, ये वी गेट, इनको आप ऐड करेंगे, ऐड करके इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इसको सिंप्लीफाई करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद आपके पास आपने इसको स्पाइन इस इक्वेशन को अपने बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को v2f, ठीक है, टारगेट ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। तो v2f के लिए इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ टारगेट आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, आफ्टर इलास्टिक कोलिजन टारगेट ऑब्जेक्ट की, ये टारगेटेड बॉल की वेलोसिटी ये होगी, एंड आफ्टर कोलिजन प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, कुछ इसमें लिमिटेशंस भी हैं और कुछ स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस तो ये कि अगर दोनों मैसेज इक्वल हो जाएं, यानी कि m1 और m2 मैसेज जो है इक्वल हो जाएं, तो फिर इन इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर हम करें कि मैसेज m1 और m2 इक्वल है, तो देखिए ये इस इक्वेशन में देखें m1 और m2 को इक्वल रखें, जब आप m1 और m2 को इक्वल रखेंगे तो ये चूंकि इनका डिफरेंस है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास
सिर्फ ये फैक्टर बच जाएगा। इसमें भी आप इक्वल रखें, m1 प्लस इक्वल रखें, इसको भी m1 को m2 पुट करें, m2 प्लस m2, ऊपर भी 2m2 नीचे भी 2m2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v2i बचेगा। तो v1f आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, v2i के। ये v1f इज इक्वल टू v2i। सिमिलरली इसमें पुट करें m1 इज इक्वल टू m2, तो ये टर्म जीरो, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगी। और इसमें जब पुट करेंगे m1 प्लस m2, तो ये v2f किसके इक्वल आ जाएगा, v1i। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सिंपली अगर हम मैथ को इक्वल रखते हैं तो दोनों बॉडी जो है आफ्टर डिक्लाइन अपनी वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज कर लेती हैं। ठीक है ना, जो वेलोसिटी 2 की इनिशियल थी वो 1 की फाइनल बन गई। ठीक है, और जो 2 की फाइनल वेलोसिटी थी वो 1 की इनिशियल बन गई, यानी कि सिंपली आफ्टर डिक्लाइन बॉडीज ने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज कर ली अगर मैसेज जो है वो आप इक्वल रखते हैं। ओके, नाउ द सेकंड limit is, the second case is target, if target particle is at rest। ठीक है, अगर आपका टारगेट पार्टिकल एट रेस्ट है, टारगेट पार्टिकल एट रेस्ट का मतलब है कि जो सेकंड बॉडी v2 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, v2i को अगर हम जीरो ले लें। ठीक है, इस इक्वेशन में आप पुट करें v2i को जीरो पुट करें, जीरो पुट किया तो ये टर्म जीरो, तो v1 अब आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, v1f जो है वो इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली यहाँ पे v2i को जीरो पुट करें, ये टर्म जीरो हो जाएगी पूरी की पूरी, और सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, v2f जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया अगर हम लेते हैं कि टारगेट पार्टिकल एट रेस्ट है। ठीक है, और इसमें फर्दर अगर हम ये भी लें कि टारगेट पार्टिकल को एट रेस्ट भी करें और इसमें साथ हम ये भी लिमिट लगा दें, ये भी कंडीशन लगा दें कि दोनों मैसेज भी इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, यानी कि टारगेट पार्टिकल भी एट रेस्ट है और मैसेज भी इक्वल है, तो फिर क्या होगा, इसी में पुट करें m1 और m2 का इक्वल पुट करें। जब m1 और m2 का इक्वल पुट करेंगे तो v1f क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ऊपर इनका डिफरेंस आ रहा है तो ये जीरो हो गया। और यहाँ पे इक्वल पुट करें m1 प्लस m इक्वल टू m2, तो v2f किसके इक्वल आ जाएगा, v1i। ठीक है, नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द मैसिव टारगेट पार्टिकल। ठीक है, यानी कि अगर आपका टारगेट पार्टिकल बहुत मैसिव है, मैसिव का मतलब है कि जो टारगेट पार्टिकल है वो उसका मास बहुत ज्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू प्रोजेक्टाइल के। ठीक है, यानी कि m2 इज ग्रेटर देन m1, और m1 जो है वो इतना स्मॉल है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, यानी कि m1 जो है वो बहुत ही माइनर है, बहुत टीनी सा आपके पास ऑब्जेक्ट है, टीनी सा मैस है। सो ये दो कंडीशन अगर हम ये केस लें कि हमारे पास जो टारगेट पार्टिकल है वो एक तो मैसिव है बहुत ज्यादा, और दूसरा वो एट रेस्ट पे है। ठीक है, मैसिव है और एट रेस्ट पे है, ये दो कंडीशन हमने ली है। तो वो इन इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 में, तो आपके पास आ जाएगा 5 में पुट करें। ठीक है, v2i को जीरो पुट करेंगे, ये टर्म वैसे जीरो होगी, और इसमें m2 ग्रेटर देन m1 जब करेंगे, यानी कि m1 को आपको आपने ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल पुट करना है, तो v1f किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस v1i। ठीक है, v1f इज इक्वल टू माइनस v1i। ठीक है, एंड v2i इज इक्वल टू जीरो, तो ये पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे। नाउ द फोर्थ इज इफ द मैसिव प्रोजेक्टाइल, अगर अब आपका ऑपोजिट कर दें आप आपको कि अब आपका जो मैसिव प्रोजेक्टाइल है वो मैसिव है, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2, नाउ m2 इज जीरो। ठीक है, अब m2 जो है ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट टारगेट है वो एट रेस्ट पे भी है, यानी कि ये जो सेकंड वाला बॉडी है m2 है वो एट रेस्ट पे है, m2 एट रेस्ट पे है, और m1 बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू m2 के। तो अगेन इसको पुट करें इक्वेशन 5 और 8 में, तो ये आपके पास आ जाएगी v1f इज इक्वल टू v1i एंड v2f इज इक्वल टू 2v1i। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो है उनकी प्रोजेक्टाइल की और टारगेट की आफ्टर कोलिजन ये वेलोसिटीज आपके पास आ जाएंगी। ठीक, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, उसको डिस्कस इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इनइलास्टिक कोलिजन की अभी हमने बात की थी प्रीवियसली कि ऐसी कोलिजन है कि जिसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, इसकी जो वेल नोन एग्जांपल है दैट इज व्हेन वी बुलेट अ फायर इनटू अ ब्लॉक ऑफ वुड।
ठीक है। सिमिलरली आप किसी बॉल को आप फ्लोर के ऊपर हिट करते हैं जब, ठीक है, वो रीबाउंड होती है आफ्टर सम हाइट, आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी। सिमिलर आपने क्या किया, उसको एक आपने थ्रो किया एक बॉल को फ्लोर के ऊपर आपने हिट किया, तो वो कभी भी अपनी सेम हाइट के ऊपर, जिस हाइट से आपने उसको फेंका है, कभी भी वो रीबाउंड बाउंड नहीं होती है टू द सेम हाइट, ठीक है। क्यों, क्या वजह है उसकी, क्योंकि उसी हाइट पे दोबारा वापस क्यों नहीं आती है फॉर सम सर्टेन हाइट, बिकॉज इट लॉस्ट इज सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्योंकि जितनी इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी उतनी नहीं रहती है। उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो एज अ साउंड एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और कुछ जो है एज अ हीट एनर्जी यूज हो जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो है वो अब इक्वल नहीं रही है, जितनी इनिशियल थी उतनी फाइनल नहीं रही है, कुछ ज़ाया हो गई है, या कुछ कह लें कि अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज लाइक साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जीज में यूटिलाइज हो गई है। तो नो इनइलास्टिक फ्लूइड इन वन डायमेंशन। अब इनइलास्टिक फ्लूइड के लिए अब देखिए, अगेन हमने उसी तरह से लिया है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, m1 और m2 मैसेज हैं, v1i और v2i उनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं, वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि अगेन हमने कहा कि जो m1 मैस है उसकी वेलोसिटी ज्यादा, और v जो m2 मैस है उसकी वेलोसिटी है वो कम है, यानी कि v1i ग्रेटर देन है v2i से। तो आफ्टर सम कोलिजन जब दोनों जो है वो कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड करने में देखिए जो इनइलास्टिक कोलिजन की जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है वो ये होती है कि जब दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो वो स्टक कर जाए, ठीक है। यानी कि स्टक करने का मतलब है कि आफ्टर कोलिजन जो है वो उनका मैस कंबाइन हो जाए, और कंबाइन होने के बाद वो किसी एक ही फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करें। तो लेट्स सपोज दैट द कंबाइंड मैस, जब वो आपस उन्होंने आपस में कोलाइड किया, तो आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन क्या किया, वो दोनों स्टिक कर गई एक दूसरे के साथ, ठीक है। आफ्टर स्टिकिंग अब उनका जो टोटल मैस बन गया वो m1 प्लस m2, क्योंकि वो स्टिक कर गई हैं। तो total combined mass is m1 plus m2, now they are moving with velocities v1 vf, ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, दोनों जो है ना कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट के तौर पे अब आप ट्रीट करेंगे, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज vf आफ्टर इनइलास्टिक लाइन। वो फाइनल वेलोसिटी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सिंपली अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो होल्ड ही नहीं करता, सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है आफ्टर कोलिजन के, ठीक है। बिफोर कोलिजन मोमेंटम ये था, आफ्टर कोलिजन अब देखें क्या होता है, आफ्टर कोलिजन इनका मैस कंबाइन हो गया, ठीक है। तो ये कंबाइन मैस आ गया इनटू, अब वेलोसिटी देखें दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं, तो कंबाइन होने के बाद ये फाइनल वेलोसिटी vf से मूव कर रही है, तो vf फाइनल वेलोसिटी, इनके फाइनल मोमेंटम अब जो है ये है, एक ही टर्म बन गई क्योंकि वो कंबाइन हो गई आपस में, दो ऑब्जेक्ट जो है वो मर्ज हो गए एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लें फाइनल वेलोसिटी vf के लिए, तो vf का आपके पास आ जाएगा, इस फैक्टर को आप टर्म को उधर ले जाएं तो ये दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वो फाइनल वेलोसिटी आ गई आफ्टर कोलिजन। सो द इनइलास्टिक प्लेन आल्सो टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, लाइक आपके पास ये फॉर्म है, तो ये भी हो सकता है कि ये जो बॉडी है, जो कंबाइन मैस वाली बॉडी m है, जो कि मूव कर रही है फाइनल वेलोसिटी vf के साथ, ये भी हो सकता है कि ये स्प्लिट कर जाए दो बॉडीज में, m1 और m2, यानी कि इसे ऑपोजिट कंसिडर कर लें, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती है। हमने जो केस देखा उसमें दो बॉडीज जब कोलाइड की तो वो स्टक कर गई एक बॉडी में, ठीक है, कंबाइन होगी, मर्ज होगी। अब ऑपोजिट भी हो सकता है कि ये जो आपके पास लार्ज बॉडी मैस m है, m कैपिटल M है, ये क्या करे, स्प्लिट कर जाए इनटू टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है। दिस इज द